अमेरिका और इजराइल के हमलों में भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ कुछ टॉप कमांडर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मारे गए हों, लेकिन ईरान अब भी मोर्चा संभाले हुए है, यानी जंग लंबी खिंच सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तेल टैंकर्स के ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। टैंकर्स पर हमले हुए हैं और अब इंश्योरेंस कंपनियां यहां से गुजरने वाले जहाजों की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। भारत का तो 40% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है और गैस अलग से आती है। मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में लंबे समय तक दिक्कत रही तो भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में भारत क्या करेगा? क्या हम महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके महंगा पेट्रोल डीजल बेचेंगे? अगर कल को कोई जंग हो जाती है जिसे हमें लड़ना पड़े, उसके लिए हमारे पास तेल कहां से आएगा? या फिर हमारे पास एक प्लान बी भी है जो हमने ठीक ऐसी ही इमरजेंसी के लिए बना रखा था। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के एनर्जी प्लान बी के बारे में, यानी हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज बहुत आसानी से समझ आ जाती है, वो ये कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन अभी भी ऑयल यानी कि तेल पर चल रहा है। एरोप्लेन हो, ट्रक्स, शिप्स, फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा के ट्रांसपोर्ट हो, इन सब का कनेक्शन क्रूड ऑयल से होता ही है। इसलिए जब भी दुनिया के किसी ऐसे इलाके में टेंशन बढ़ती है जहां से ज्यादातर ऑयल आता है, तो उसका असर पॉलिटिक्स के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। यही वजह है कि ऐसे हालात में देशों को पहले से ही तैयारियां करके रखनी पड़ती है। दुनिया के कई देशों ने एक खास सिस्टम बनाया है जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। ये क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये किसी देश का रखा हुआ इमरजेंसी ऑयल का स्टॉक होता है। यानी देश पहले से ही कुछ मात्रा में कच्चा तेल जमा करके रखता है ताकि अगर अचानक दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाती है तो उसे तुरंत कोई दिक्कत ना हो। इसे ऐसे समझिए कि जैसे घर में लोग इमरजेंसी के लिए थोड़ा राशन, थोड़े पैसे बचा कर रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से देश भी फ्यूचर में ऑयल क्राइसिस को ध्यान में रखकर तेल का स्टॉक बना लेता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा तेल का स्टॉक बनाया कैसे जाता है और उसे रखा कहाँ जाता है? असल में इसे किसी गोदाम या टैंक में नहीं रखा जाता, बल्कि जमीन के कई मीटर नीचे गुफाओं में स्टोर किया जाता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड रॉक कावेन्स और सोल्ट कावेन्स। रॉक वाले जो गोडाउन्स होते हैं वो चट्टानों के अंदर खुदाई करके बनाए जाते हैं, जबकि सोल्ट वाले गोडाउन्स नमक की परत से बनाए जाते हैं। ये होते जमीन के नीचे ही है, लेकिन इनका फायदा ये होता है कि अगर इन लेयर्स में किसी तरह का कोई भी क्रैक आता है तो नेचुरल प्रेशर और नमक की जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से नमक धीरे धीरे उस क्रैक को भर देता है और लीक अपने आप सील हो जाते हैं। जमीन के अंदर बनाए गए इन बड़े बड़े कमरों या कह सकते हैं कि गुफाओं में लाखों करोड़ों बैरल कच्चे तेल को रखा जाता है। जमीन के नीचे ऐसे स्टॉक बनाना या ऐसा स्पेस बनाना, इसका भी एक कारण है कि अगर इतना सारा तेल जमीन के ऊपर बड़े बड़े टैंक बनाकर रखा जाएगा तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, वो महंगा भी पड़ेगा। और अगर कभी युद्ध हो जाए, मिसाइल अटैक हो जाए, आग लग जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो नुकसान बढ़ सकता है। जमीन के नीचे बने ये गोडाउन्स एक तरह से सेफ की तरह काम करते हैं, जिसमें ऊपर मोटी चट्टान तेल को किसी भी बाहरी खतरों से बचा लेती है। इसलिए दुनिया के कई देश अपने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक को जमीन के नीचे रखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका एक और फायदा है, जमीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर काफी हद तक बैलेंस्ड रहता है, यानी बाहर गर्मी हो, ठंड हो या मौसम में अचानक से बदलाव हो जाए तो अंदर रखे तेल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसी वजह से तेल की क्वालिटी जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है और उसे सालों तक सेफ रखा जा सकता है। इसका डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। अंडरग्राउंड गोडाउन्स को पाइपलाइन और पंपिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। जरूरत पड़ने पर यही तेल पाइपलाइन के जरिए सीधे रिफाइनरियों तक पहुंचा दिया जाता है। वहां इसे प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में बदला जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका के पास है। यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नाम से जो ये गोडाउन है, इसकी लगभग 714 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है। अमेरिका इस तेल को टेक्सास और लुइसियाना के गल्फ कोस्ट इलाके में जमीन के नीचे लगभग 2000 से 4000 फीट नीचे बने सोल्ट डोम्स में रखता है, यानी कि नमक की चट्टानों के अंदर उसने अंडरग्राउंड कावेंस बनाए हुए हैं जहां पे वो तेल को स्टोर करता है। अमेरिका के लिए ये जगह इसलिए खास है क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि नमक की चट्टानें सेफ होती हैं, तो कच्चा तेल जल्दी खराब नहीं होगा और इस रिजर्व को अमेरिका इमरजेंसी बैकअप की तरह इस्तेमाल करता है।
जब दुनिया में कहीं वॉर होती है, आपदा आती है या किसी वजह से तेल की सप्लाई अचानक कम हो जाती है या उनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है, तब अमेरिका अपने इस रिजर्व से कुछ तेल को बाजार में रिलीज कर देता है। इससे बाजार में सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और कीमतें स्टेबल हो जाती हैं। हालांकि अमेरिका ये सब चैरिटी के लिए नहीं करता, इसमें उसका भी अपना फायदा है। खैर, अमेरिका के बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपियन देशों ने भी अपने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये तेल इकट्ठा करने का सिस्टम हमेशा से नहीं था। किसी देश ने ऐसा हमेशा से नहीं किया। तो ये सब शुरू कब हुआ, इसे भी समझ लीजिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट 1970 से शुरू हुआ। उस समय अरब देशों ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले उन सभी देशों में तेल की सप्लाई बंद कर दी थी और इस लिस्ट में अमेरिका का नाम था, नीदरलैंड का नाम था, कनाडा का नाम था। नतीजतन तेल की कीमत में उछाल आ गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई और महंगाई बढ़ गई और इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी भी बिगड़ने लगी। तो दुनिया को पहली बार समझ में आया कि तेल तो सर्वाइवल की चीज है। इसी के बाद 1975 में अमेरिका ने एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट पास किया और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना शुरू किया। अमेरिका के पीछे पीछे जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के सभी देशों ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया। तेल के इस स्टॉक की वजह से कई बार मार्केट में बैलेंस बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 1990 में गल्फ वॉर के समय जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और ऑयल की कीमत बढ़ने लगी, तो अमेरिका ने अपने पेट्रोलियम स्टॉक से क्रूड ऑयल निकाला और तेल की कीमतों को स्टेबलाइज किया। 2005 में भी कैटरीना तूफान के समय और 2022 में रूस यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भी इसी का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं भारत की। आखिर भारत के पास तेल का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और कंज्यूमर है। हमारी जरूरत का करीब 88% तेल बाहर से आता है। इसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदी, इराक, यूएई से आता है और रोजाना हम 5.5 से लेकर 6 मिलियन बैरल तक तेल का इस्तेमाल करते हैं और इंपोर्ट करते हैं करीब 4.5 to 5 मिलियन बैरल। वहां होने वाली कोई भी टेंशन या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भारत की सप्लाई को रोक सकता है। 1973 के तेल संकट में भारत भी परेशान हुआ था, लेकिन तब हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं हुआ करता था। इसलिए 2000 के आसपास सरकार ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई। 2004-5 के आसपास प्लानिंग शुरू हुई और 2006 में ISPRL यानी कि इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड बनाई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है और इसका काम है सिर्फ तेल जमा करना नहीं, बल्कि अगर कभी तेल की सप्लाई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसे सही समय पर रिलीज करना और जरूरत के हिसाब से देश भर में पहुंचाना। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के फेज 1 में भारत ने 3 बड़े तेल स्टोरेज बनाए थे। सबसे पहले 2015 में विशाखापट्टनम, फिर 2016 में मंगलुरु और आखिर में यानी कि 2018 में पादुर में ये स्टोर बनाए गए। इस पूरे फेज को पूरा करने में लगभग 4,800 करोड़ का खर्चा आया था और यही कोई 13 साल बाद हमने 5.33 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि करीब 39 मिलियन बैरल का SPR तैयार किया। सरकार के माने तो हम किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन में बिना किसी नई सप्लाई के आए 6 से 8 हफ्तों तक तेल और गैस की सप्लाई को संभाल सकते हैं। लेकिन ये कैपेसिटी अभी भी कम है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार फेज 2 पर काम करना शुरू कर चुकी है। फेज 2 में लगभग 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का एक्स्ट्रा तेल स्टॉक बनाने का प्लान है और इसके लिए 2 बड़ी जगहें चुनी भी गई हैं। एक उड़ीसा का चांदीखोल और पादुर में 2.5 MMT का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंशन। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पैसा लगाएंगी और इसे चलाएंगी। लेकिन किसी भी इमरजेंसी में सरकार को सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। इसके साथ साथ अगले 10 से 15 सालों में बीकानेर और मंगलुरु में बने जो स्टोरेज हैं उनको बढ़ाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के बीना में एक नया स्टोरेज बनाने का भी प्लान है। अगर सब कुछ पूरा हो गया तो 2035 तक भारत की SPR कैपेसिटी लगभग 15 MMT तक पहुंच जाएगी, यानी आज के कंपैरिजन में 3 गुना। लेकिन हम अमेरिका और बाकी देशों से अभी भी पीछे रहेंगे। अब बात करते हैं कि भारत के पास इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। तो जी, एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ SPR यानी कि तेल के स्टॉक पर तो डिपेंड नहीं करती। इसलिए भारत ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, वो है ऑयल इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंड नहीं करके अलग अलग देशों से तेल लेने का प्लान कर रहे हैं, ताकि अगर किसी भी एक रीजन में कोई दिक्कत आ जाए तो सप्लाई पूरी तरह से बंद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, 2022 में रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट कंट्रीज ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इनकी वजह से रूस के लिए अपने तेल को पहले की तरह बेचना मुश्किल हो गया था। इसलिए रूस ने क्या किया, क्रूड ऑयल को सस्ता करके बेचना शुरू किया ताकि खरीदार मिलते रहे। उस समय भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और रूसी तेल को खरीदना शुरू कर दिया।
हालांकि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि वो रूसी तेल खरीदना कम कर दे या धीरे धीरे बंद कर दे। पर जिस तरह अभी की सिचुएशन बनी हुई है उसमें अमेरिका की तरफ से टेम्पररली 30 दिन का एक टाइम दिया गया है ताकि वहां से तेल खरीद लिया जाए। इसके अलावा हम अफ्रीका के देशों जैसे कि नाइजीरिया और अंगोला से भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं और कुछ अमेरिका से भी शिपमेंट आते हैं। साथ ही साथ हम सोलर पावर को भी मजबूत कर रहे हैं, मतलब छतों और बड़े खुले इलाकों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पेट्रोल में थोड़ी सी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है। ये गन्ना या मक्का के वेस्ट से बनता है और इसका फायदा ये होता है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से इंपोर्टर क्रूड ऑयल की मांग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने का एक तरीका है, यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म तक इससे पेट्रोल और डीजल की मांग को कम किया जा सकता है। हाँ, एक बात ये भी सच है कि ये सब उपाय कुछ हद तक कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो हमारी ऑयल पर डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना फिलहाल मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।